हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में। और आज हम लोग कवर करेंगे हायर एजुकेशन यूनिट 10 के एक टॉपिक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। और जो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया है उससे चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, पिछले एग्ज़ामों में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो भी शब्द हैं, लोग हैं, क्या क्या चीज़ें प्रचलित थी, कब बना, उस समय की जो भी फेमस थिंग्स हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय को पूरे डिटेल से कवर करेंगे एक एक करके, कि जानेंगे क्या है नालंदा विश्वविद्यालय, क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, कब बना और अभी इसका क्या हाल है, किसने इसको ख़त्म किया, किसने इसको जला दिया, इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी विशेषता क्या थी, इन सारी चीज़ों को आज हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताते चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल के साथ फ्रीली जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का आप ये चित्र देख लीजिए। ये है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि बहुत प्राचीन और पौराणिक है। हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही पुराना और सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कभी हुआ करता था। तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना का, इससे जुड़े कुछ हिस्ट्री का कि कैसे बना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसकी खोज किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये आपको याद रखना है, मे बी ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। तो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की खोजकर्ता कौन है नालंदा विश्वविद्यालय का, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो स्थापना किए थे गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 413 से 455 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। इनकी स्थापना कौन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है कुमार गुप्त को। और कुमार गुप्त के बाद इनके जितने भी उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को संरक्षित किया और सहयोग से इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद किया, काफ़ी कोऑपरेट किया। उसके बाद जो ह्वेनसांग हैं, आपको पता है ह्वेनसांग जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट और एक टीचर भी रह चुके थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल से अपने हिस्ट्री में बताया। तो ह्वेनसांग ने बताया कि 470 ईस्वी पूर्व गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त वालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित कर इसमें 80 फीट ऊंचे तांबे की एक बुद्ध प्रतिमा को स्थापित किया। इससे आप समझ गए होंगे कि जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी था, यह आप कह सकते हो एक तरीके से कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, या फिर बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैप है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका मैप तैयार किया गया था। तो ये मैप है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो इंडिया का जो आप एंशिएंट एजुकेशन पढ़ते हैं, वैदकालीन शिक्षा परंपरा, चाहे फिर वो मध्यकालीन हो, चाहे फिर वो बौद्धकालीन हो, तो बौद्धकालीन शिक्षा परंपरा में कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी थे जो काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। और बौद्धकालीन समय में भारत एक मुख्य गढ़ हुआ करता था एजुकेशन का, क्योंकि यहाँ से विदेश के लोग भी आके एजुकेशन ग्रहण करते थे। बहुत सारे विदेशी, चाहे वो चीनी हो, फारसी हो, कुवैत के लोग हों, तुर्क लोग हों, वो सारे लोग आते थे और यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। तो बौद्ध काल के दौरान भारत जो था वो एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से विदेश से भी लोग आके पढ़ाई करते थे। और अब पता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हम लोगों ने विदेशों में जाके उस समय किया था, जैसे भूटान हो, श्रीलंका हो, इन सारे देशों में, ठीक है। तो बौद्ध विश्वविद्यालय में जिसमें जो प्रमुख रूप से माने जाते थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो थे विक्रमशिला, तक्षशिला या फिर नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे इनकी दूर दूर तक इनकी जो ख्याति थी, इनका जो यश कीर्ति था वो फैला हुआ था। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था, ठीक है। यह क्या था, हायर एजुकेशन का सबसे विख्यात और विश्वविख्यात एक तरीके से आप कह सकते हो केंद्र था हायर एजुकेशन का। नालंदा विश्वविद्यालय के मठों का निर्माण प्राचीन
कुषाण वास्तुशैली से हुआ था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो इसका निर्माण था मठ का, जो नालंदा विश्वविद्यालय का, वो किस शैली में था, तो कुषाण वास्तुशैली में था। ठीक है, प्राचीन कुषाण वास्तुशैली से बनाया गया था। और यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा दी जाती थी। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिए जाते थे। ये सारे शुल्क क्या होते थे, बिना फी के अर्थात निःशुल्क कराए जाते थे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को और उसके सभी फीचर्स, और कैसे बना, कब कब उस पर आक्रमण हुआ, कैसे उसका अस्तित्व को खत्म कर दिया गया, इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे जो राजा और धनी सेठ हुआ करते थे, उनके दिए गए दान से ये जो यूनिवर्सिटी का व्यय था, फंडिंग था, वो चलता था। और इस विश्वविद्यालय को जो आय प्राप्त होती थी, वो प्राप्त होती थी 200 गांवों से मिलकर इनको आय प्राप्त होती थी। अगर अब बात करूँ वहाँ के शिक्षण परंपरा की, कि वहाँ पे शिक्षण की क्या स्थिति थी, तो वहाँ पे महायान बौद्ध धर्म, इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बटा हुआ है, एक हीनयान, एक महायान। तो आप कह सकते हो कि ये महायान शाखा से रिलेटेड था। इसके बाद भी यहाँ पे हीनयान का भी शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा और भी धर्म यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग की यात्रा के विवरणों से यह पता चलता है कि यहाँ पे महायान और हीनयान दोनों की पढ़ाई की जाती थी। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, यहाँ पे लगभग 1 साल की शिक्षा ग्रहण की थी और शिक्षण कराने का भी कार्य किया था। अब बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता का। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो इसकी विशेषता में सबसे पहले यह है कि यह विश्व का सबसे प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। क्या था यह? पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जो कि विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था। ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं पूर्णतः और प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय था। और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक पढ़ाया करते थे। ठीक है, इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्क से भी आते थे। क्या करने? शिक्षा ग्रहण करने, क्योंकि हमने बताया कि बौद्धकालीन समय में भारत जो था वो एजुकेशन का हब हुआ करता था। और जो बौद्ध धर्म है वो बहुत भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो उसके शिक्षा दीक्षा के लिए लोग भारत आते थे। और उस समय जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो काफ़ी प्रचलित, विश्व विख्यात हुआ करता था। इसके अलावा इसकी विशेषता की मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म से इस शिक्षण संस्थान के प्रमुखता से जुड़े होने के पश्चात यहाँ हिंदू और जैन मतों से संबंधित भी अध्ययन कराए जाते थे। हीनयान शाखा का तो अध्ययन होता ही था, महायान भी था। इसके अलावा यहाँ पे हिंदू और जैन धर्मों के भी बारे में बताया जाता था। ऐसे इसके अध्ययन या इतिहासकारों ने ऐसा बताया है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट थे जो पढ़ाए जाते थे, उनमें से थे वेद, विज्ञान, खगोल शास्त्र, सांख्य, वास्तुकला, शिल्प, मूर्तिकला, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र की पाठ्यक्रम जो थे उसमें शामिल थे। मतलब इतने सारे सब्जेक्टों की इसमें पढ़ाई होती थी। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी वो 9 मंजिल की थी। इसके 3 भाग थे। ठीक है, ये नाम हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए कि ये जो रत्नरंजक, रत्नोदरी और रत्न सागर हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, किस धर्म से रिलेटेड हैं या फिर किस विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये सारे नाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि आज हम वही सारे चीज़ कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय थी वो पहले तो वो 9th फ्लोर की थी। ठीक है, 9 मंजिल की थी। और वहाँ पे ये 3 नाम से लाइब्रेरी हुआ करते थे, जो था एक रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर, ये 3 लाइब्रेरी थे। इसके अलावा एक धर्मगुंज नाम की भी लाइब्रेरी हुआ करता था।
आपको पता है कि कुछ नाम जो आपके लिए अहम है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये सारे नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, बस आपको इतना याद रखना है। सबसे खास बात यह थी कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी फैसला जो है वो सर्वसहमति से लिया जाता था, अर्थात यहाँ पे क्या थी, लोकतांत्रिक प्रणाली है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ करता था, लोकतांत्रिक सिस्टम था। जो भी उससे संबंधित जो भी डिसीजन लेना था वो सबकी सर्वसम्मति से ही लिया जाता था। अब बात आती है वहाँ के छात्र और शिक्षकों की। तो चलिए हम लोग कुछ छात्र और शिक्षकों की बात कर लेते हैं जो बहुत पॉपुलर थे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, ठीक है, नाम आपको याद रखने हैं, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती ये प्रमुख थे जो यहाँ के आचार्य हुआ करते थे। और 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य और शिक्षक हुआ करते थे। मतलब कि जब ह्वेनसांग पढ़ने आया था तो उस समय वहाँ के आचार्य कौन थे, शीलभद्र थे। साथ ही साथ आपको ये बताते चलूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय गणितज्ञ थे, जो प्रसिद्ध खगोलज्ञ आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के क्या रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो ये भी उनसे संबंधित है। तो ये सारे नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज़रूर इनको याद कर लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आप ज़रूर इस सारे नाम को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि नालंदा हो, विक्रमशिला हो, इन सारे से क्वेश्चन बनते हैं कोई ना कोई शिफ्ट में। तो मैं कोशिश की हूँ कि यहाँ मैं सेपरेट ढंग से आपको चाहे वो नालंदा हो, विक्रमशिला हो, सबके वीडियोज आपको प्रोवाइड कराऊँ। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये सारे हो गई बात फीचर्स की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। चाहे वो उसकी लाइब्रेरी की बात हो, वहाँ के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की बात हो, या फिर वहाँ के सिस्टम की बात हो, ये सारी बातें मैंने कर ली। अब बात आती है कि जो ये नालंदा विश्वविद्यालय था उसका पतन कैसे होता है और उसका विध्वंस कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि ये है आपका बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो बात अब ये है कि आखिरकार इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया। ठीक है, तो अभिलेखों से ये पता चला है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय, इस पे 3 बार आक्रमण किया गया। ठीक है, कितना बार, 3 बार, लेकिन 2 बार उसको पुनर्निर्मित कर दिया गया, उसका पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन तीसरा बार जो आक्रमण हुआ खिलजी के द्वारा, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरीके से चरमरा गया और अब तक वो एक खंडहर के रूप में ही सिर्फ मौजूद रह गया है। तो चलिए देखते हैं, पहला आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 से 467 ईसा पूर्व में। इनके जो शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था। ठीक है, लेकिन उस समय के शासक जो थे स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के रूप में इसका क्या किया, सुधार किया। ठीक है, मिहिर कुल और ह्यून ने जो उन पे आक्रमण किया था, तो स्कंदगुप्त ने इसका मरम्मत और पुनर्निर्माण करवा दिया था। दूसरा आक्रमण होता है आपकी 7वीं शताब्दी के शुरुआत में, गौदास ने किया था। किसने किया था, गौदास ने। तो उस समय जो राजा थे, बौद्ध राजा हर्षवर्धन, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की मरम्मत करवा दी थी। ठीक है, जो दूसरा आक्रमण गौदास ने करवाया, तो राजा हर्षवर्धन जो कि बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे, ये भी इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की मरम्मत करवा दी। लेकिन तीसरा बार जो आक्रमण हुआ वो किया गया 1191 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा, और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्ष तक का झटका लगा था। तो जो बख्तियार खिलजी है, उन्होंने बहुत भयंकर आक्रमण किया यूनिवर्सिटी पे और उसका तहस नहस कर दिया। उसका एक जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से इन्होंने इस पे आक्रमण किया था। तो बहुत ही विनाशकारी आक्रमण, और ये बहुत बहुत खराब आक्रमण था। जो कि सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय था भारत का, उस पे इन्होंने आक्रमण किया और इसको तहस नहस कर दिया। और मैं बात करती हूँ कि आखिरकार ये जो तहस नहस करने का कारण था वो आखिरकार क्या था। तो मिन्हाजुद्दीन सिराज, ठीक है, ये एक फारसी इतिहासकार हैं। इनकी रचना है तबाकत ये नासिरी। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया
कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको जो खिलजी और उसकी तुर्क सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। मैंने पहले ही बात किया था कि उस दौरान भारत जो था, भारत सहित भारत के और भी कई पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का बहुत जोर शोर से क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था, जिसके वजह से जो तुर्क शासक थे उनको इस्लाम धर्म को क्या लगा, झटका लगा। उनको लगा कि ये धर्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यह एक कारण है जिसके वजह से उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करवा दी, उसमें आग लगवा दिया और सारी की सारी चीज़ें जो हैं, पांडुलिपियाँ, लगभग 90 लाख पांडुलिपि थी जो जल के राख हो गई। ठीक है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जो बख्तियार खिलजी था वो बीमार होता है और उनके जो भी हकीम थे उनका इलाज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एक वैद्य जाते हैं यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय से और उनको ये बात लग जाता है कि हम इतने बड़े स्वराज्य के मतलब मालिक हैं, इसके बाद भी हमारे हकीम से ज़्यादा वहाँ के वैद्य तेज हो गए। इस ईर्ष्या के कारण भी उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म करने की बात सोची और उसमें आग लगवा दी। प्राचीन समय में ऐसे बहुत सारे काम होते रहते थे, कभी धर्म बीच में आ जाता था, कभी अपनी मानसिकता, जिसके वजह से कभी मंदिरों पे तो कभी मस्जिदों पे सारे आक्रमण हुआ करते थे। तो उसी का फलस्वरूप ये था, जो आप कह सकते हो कि भारत का बहुत एक अद्भुत विरासत, एक शिक्षा व्यवस्था का उन्होंने अंत करना चाहा और इससे उभरने में नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत समय लग गया। ठीक है। तो ये था टोटल जानकारी आपके नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो आगे हम लोग और भी विश्वविद्यालय को कवर करेंगे ऐसे ही एक सेपरेट लेक्चर के थ्रू। तो ये था आज का टोटल क्लास जो कि हम केंद्रित था नालंदा विश्वविद्यालय पे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।